हम कक्षा 12 का जो राजनीति विज्ञान का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, इस पाठ में आतंकवाद, राजनीतिक अपराधीकरण और भ्रष्टाचार। तो आतंकवाद हम हमारे पिछले चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है राजनीति का अपराधीकरण। क्या है? राजनीति का अपराधीकरण। यानी जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तभी से ब्रिटिश शासन में आदमी बदतर जीवन जी रहा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ब्रिटिश शासन में आदमी बदतर जीवन जी रहा था। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक की यह अपेक्षा थी कि अब उसने जीवन में खुशहाली आएगी। यानी पहले आदमी का जीवन अच्छा नहीं चल रहा था। जब हम स्वतंत्र नहीं थे तो सबकी आशा थी कि अब हमारा देश आज़ाद हुआ है तो हमें हमारे जीवन इस तरह अच्छा होगा, हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। मगर गरीब की स्थिति अब भी बदतर बनी हुई है। गरीब आज भी गरीब ही है। देश की प्रगति का पूरा लाभ अभी तक उसे प्राप्त नहीं हो सका है। बहुसंख्यक गरीब तबके को अभी भी विकास का अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। गरीबी और अमेरिकी मध्य खाई और अधिक गहरी हो गई है। इसका तात्पर्य है कि गरीब और गरीब हो गए हैं बेचारे, और अमीर हो गए हैं। स्वतंत्रता के बाद में अमीर वर्ग ही सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है। भारतीय राजनीति की जो दशा है वह देश की प्रगति के लिए चिंतनीय है, सोचने की बात है। भारतीय राजनीति का अपराधीकरण एक ऐसी परिघटना है जिसने भारतीय लोकतंत्र को दिशाविहीन कर दिया है। यानी भारतीय लोकतंत्र उसको क्या कर दिया है? दिशाहीन कर दिया है। चुनाव में बाहुबल और धनबल के बुरे प्रभाव के कारण संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षत विक्षत कर दिया गया है। यानी चुनाव के अंदर बाहुबल और धनबल यानी ताकत से और धन की ताकत से लोकतंत्र की व्यवस्था है उसको बहुत नुकसान होता है। इस प्रवृत्ति से चुनाव राजनीति का क्या हो गया है? अपराधीकरण। यानी राजनीति का अपराधीकरण मैं पूछूं तो राजनीति का अपराधीकरण से तात्पर्य क्या है? कि राजनीति का अपराधीकरण से तात्पर्य है कि राजनीति के अंतर्गत चुनाव के अंदर किसके बल पे? बाहुबल और धनबल के आधार पे जो व्यवस्था है वो प्रभावित हो। राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर चुनौती बनी हुई है। हालांकि विगत वर्षों में चुनाव में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में अभूतपूर्व सुधार किए। भ्रष्टाचार कम हो इसके लिए हमारे चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन का प्रयोग किया। जहां भी संवेदनशील बूथ थे उनकी वीडियोग्राफी कराई। चुनाव निष्पक्ष हो इसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। चुनाव में आचार संहिता लगवाई। कुछ सकारात्मक उपाय भी किए। इन सुधारों के बावजूद राजनीति में अपराधी तत्वों की सक्रिय भूमिका व भागीदारी चिंता का विषय है। यानी राजनीति का जो अपराधीकरण है इसका अब क्या अर्थ होता है उसकी चर्चा करें। यानी राजनीति के अंदर ऐसे अपराधी तत्व शामिल हो जाते हैं जो लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं, जो वोटरों को भी प्रभावित करते हैं। राजनीतिक अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत क्या है? देखिए, जिसके अंतर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित। यानी कैसे लोग हैं? जो आपराधिक पृष्ठभूमि, यानी वो शरीफ आदमी नहीं है, बदमाश आदमी है और उनकी अपराधी प्रवृत्ति है और वो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रत्यक्ष यानी सीधे रूप से, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से वो क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। राजनीति में प्रवेश करने, सत्ता को प्राप्त करने व सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा समय समय पर अपराधियों की क्या ली जाती है? मदद लेना ही राजनीतिक अपराधीकरण है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात ये नहीं है कि ये अच्छी बात है, ये राजनीतिक अपराधीकरण की अर्थ की बात अच्छी है, वैसे अच्छी बात नहीं है।
यानी राजनीतिक अपराधीकरण क्या है, तो आप ये बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि राजनीतिक अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, और जो भी राजनीतिज्ञ होते हैं वो अपराधियों की क्या लेते हैं, आवश्यकता अनुसार मदद लेना, यही राजनीतिक अपराधीकरण है। यानी राजनीतिज्ञ, राजनीति करने वाले लोग अपराधियों की सहायता लेते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वो क्या कहलाता है, राजनीतिक अपराधीकरण। यानी कोई आपसे ये पूछे कि राजनीतिक अपराधीकरण क्या है, तो आप कहेंगे कि राजनीतिज्ञों द्वारा अपराधियों से ली गई सहायता ही राजनीतिक अपराधीकरण है। येन केन प्रकारेण सत्ता के गलियारे तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा ही अनैतिक, अनुचित व अपराध प्रधान साधनों के प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। भारत में राजनीति को एक फायदेमंद व्यवसाय के रूप में मान लेने की प्रवृत्ति ही राजनीतिक अपराधीकरण को जन्म देती है। कोई आपसे ये पूछे कि राजनीति में अपराधीकरण भारत में क्यों बढ़ रहा है, यानी राजनीति को एक व्यवसाय मान लेना ही, कि राजनीति व्यवसाय है, लोग सोच रहे हैं कि मैं ये चुनाव जीत जाऊं, इतने पैसे कमा लूं, तो वहीं अपराधीकरण हो गया। राजनीति एक सेवा के लिए होती है, एक समाज सेवा, देश की सेवा। यदि ये भाव किसी के मन में होता है तो राजनीतिक अपराधीकरण नहीं होता है। दलीय राजनीति में अपराधीकरण की और अधिक संभावना रहती है। दलीय राजनीति, जिस तरह से पार्टियां होती हैं ना, दल होते हैं, क्योंकि इसमें सत्ता में आने का रास्ता चुनाव के माध्यम से ही खुलता है। मत प्राप्त करने के लिए जब राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल मतदाताओं की नीतियां और कार्यक्रमों से प्रभावित न करके धन, बल, भय व आतंक का सहारा लेते हैं, तब राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है। यानी धन का सहारा, बल का, भय का और आतंक का। चुनावी राजनीति के कारण ही अपराधियों और राजनीतिज्ञों में आपस में साठगांठ पैदा होती है। यह दोनों अपने अपने निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर एक दूसरे से लाभ उठाने के मंसूबों से काम करते हैं। जहां चुनाव में जिताने के लिए आपराधिक तत्व राजनीतिज्ञों की मदद करते हैं, वहीं सत्ता में आने के बाद राजनेता अपराधियों को राजनीतिक शरण देकर उनकी मदद करते हैं। यानी चुनाव के समय अपराधी राजनीति की सहायता करते हैं और बाकी समय अपराधियों की सहायता कौन करते हैं, राजनेता भी करते हैं। राजनीति के अपराधीकरण के कारण, यानी राजनीति में अपराधीकरण क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हैं। पहला है राष्ट्रीय चरित्र का पतन, यानी राष्ट्र के चरित्र का पतन हो रहा है। गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी, राजनेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा साधनों की पवित्रता में विश्वास न करना। साधन और साधे आपने 11वीं की क्लास में पढ़ा होगा कि राजनेता और राजनीतिक दल कि ये नहीं चाहते कि उन्हें केवल और केवल अपनी कुर्सी से मतलब होता है। अब वो किस माध्यम से चुनाव जीतते हैं, धन से, बल से, भय से, आतंक से, वो कोई मतलब नहीं है। वो जो साधन अपना रहे हैं वो अपवित्र अपना रहे हैं, लेकिन उन्हें हर हाल में जीत चाहती है। येन केन प्रकारेण, वो क्या चाहते हैं, जीत चाहते हैं, इसलिए ये अपराधीकरण हो रहा है। पुलिस, राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों, अपराधियों में परस्पर अनैतिक साठगांठ। चुनावी राजनीति पर बाह्य तत्वों का भी प्रभाव होता है। कानून को प्रभावशाली रूप से लागू न करने की व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली की मूलभूत खामियां, कुछ कमियां हैं। दलीय राजनीति व सत्ता प्राप्ति की अत्यधिक राजनीतिक लालसा, निर्वाचन प्रणाली की खामियां, कुछ कमियां भी होती हैं। हर जगह जहां भी कमी मिलती है वहीं फायदा उठा लेते हैं लोग। शासन की क्षमता और गुणवत्ता में भारी गिरावट, आपराधिक तत्वों का समाज में दबदबा व जनता में स्वीकार्यता, और धन, बल व राजनीति का मिश्रण। धन, बल और राजनीति का मिश्रण। अब जो भारतीय राजनीति है उसका वर्तमान स्वरूप कैसा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि 16वीं लोकसभा, अब तो वैसे कौन सी लोकसभा चल रही है?
आपकी किताब में 16वीं आ रही है। लोकसभा 34% सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं, यानी 34% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं, विचाराधीन हैं, यानी कोई न कोई केस मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है। भारतीय राजनीति में निरंतर बढ़ते हुए अपराधों की संख्या इसके अपराधीकरण का स्तर प्रदर्शित करती है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों का चयन कैसे किया जाता है? अलोकतांत्रिक व निरंकुश ढंग से किया जाता है। सबसे बड़ा कारण है कि सभी राजनीतिक दल केवल इस बात को चिंतित रहते हैं कि उनके उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित हो, उन्हें और कुछ नहीं, केवल जीत दिखाई देती है। सभी दल ईमानदार छवि वाले लोगों की तुलना में धन बल बाहुबल वाले जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देते हैं। यानी पार्टियां टिकट किसको देती हैं? उस उम्मीदवार को देते हैं जिसकी जीत हो। उसे कोई मतलब नहीं कि वो अभ्यर्थी या उम्मीदवार किसी आपराधिक पृष्ठभूमि का है या नहीं। वो केवल धन बल और जिसके पास अच्छे पैसे हो, बाहुबल हो, वह योग्य उम्मीदवार नहीं देखा जाता, उन्हें जिताऊ उम्मीदवार देखा जाता है। राजनीति के अपराधीकरण के दो भिन्न अर्थ में देखा जा सकता है। क्या है अर्थ? संकीर्ण अर्थ, अपराधियों का विधानसभा और भारतीय संसद में प्रत्यक्ष व प्रवेश व हस्तक्षेप से है। व्यापक अर्थ में अपराधियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनावी राजनीति और शासन को प्रभावित करने से संबंधित है। यानी दो अर्थ है राजनीति के अपराधीकरण के। एक तो ये कि अपराधी हैं वो विधानसभा के सदस्य एमएलए और लोकसभा के सदस्य सांसद बनके चले जाएं, प्रवेश कर ले, दूसरा अपराधी के माध्यम से। दूसरा ये है कि अपराधी राजनीतिक में के अंदर शासन को क्या करें? प्रभावित करें। इसमें धन व बाहुबल से किसी अन्य राजनीतिक दल की मदद करना, असामाजिक तत्वों के माध्यम से क्या करते हैं? बूथ कैप्चरिंग, यानी एक जगह बूथ के ऊपर कब्जा कर लें और अपने मनचाही मतदान कर सके। फर्जी मतदान करना, विपक्षी उम्मीदवार के मतदाताओं को धमकाना, हत्या कर देना आदि गतिविधियां सम्मिलित हैं। पिछले 2-3 चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग का अधिकांश राजनीतिक दलों ने भरपूर उपयोग किया है। पार्टी के लिए फंड जुटाने के लिए बल व पैसे के जोर पर मतदाताओं को रुख की ओर करते हैं। अपराधियों की भूमिका में अभूतपूर्व वृद्धि है, क्योंकि अपराधी हैं वो इस तरह से अपनी गतिविधियां करके और अपने सहारा ले लेते हैं किसी दल से, किसी पार्टी के उम्मीदवार के एकदम खास आदमी बन जाते हैं। चुनाव का प्रबंधन, चुनाव प्रचार में भीड़ जुटाना अपराधी काम करते हैं। बैठकों और सम्मेलनों में पैसे से या डराकर भीड़ इकट्ठी करना, नियोजित ढंग से आपराधिक पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं को फौज बनाना एक सामान्य सी बात हो गई है। स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर यही गणित काम करता है। पूर्व में अपराधी सक्रिय राजनीति से बाहर रहकर अपनी पसंदीदा दल की मदद करते हैं। अब इस व्यवहार में चेंजमेंट आया, बदलाव आया है। अब वे न केवल उम्मीदवार हासिल करके चुनाव जीत रहे हैं, बल्कि मंत्री बनकर इस देश की नीति निर्धारक बन गए हैं। भारतीय राजनीति में दागी मंत्री एक मशहूर संज्ञा बन चुकी है। यानी पहले अपराधी थे, उनके ऊपर केस मुकदमे हैं और वो चुनाव जीत गए और क्या बन गए? मंत्री बन गए। अपराधी मंत्री बन जाते हैं और वो अपने देश की नीति का भी निर्माण करते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, और उस देश को हम महान कहते हैं। देश के प्रत्येक कोने में चुनाव का आपराधिक गतिविधियों से सन्निकट संबंध रहा है। किसी विशेष उम्मीदवार को मत डलवाने से लेकर मतदाताओं को डराना, धमकाना, उन्हें मतदान केंद्र पर पहुंचने से रोकना, यानी वोट न डाल सके वो, समाज के कमजोर वर्ग के जैसे दलित हैं, महिलाएं और आदिवासी जातियां व पिछड़े लोग, विगत 20 साल में एक भी चुनाव बिना हिंसक गतिविधियां व धन बल के प्रयोग के बिना संपन्न नहीं हुआ है। कई बार तो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की हत्या कर दी गई ताकि चुनाव रद्द कर दिए जाएं। इन अराजकतापूर्ण स्थिति व हिंसक गतिविधियों के कारण ही राजनीतिज्ञों और अपराधियों के मध्य स्थापित साठगांठ है। कई कट्टर अपराधी जेल में बैठे बैठे चुनाव जीतकर संसद के गलियारों तक पहुंच जाते हैं। यानी कई ऐसे भी लोग हैं जेल में रहते हैं, जेल में बैठे बैठे चुनाव लड़ी और चुनाव भी जीत जाए, जेल में बैठे बैठे। ऐसी पृष्ठभूमि वाले तत्वों के विरुद्ध सभी प्रकार के मामले विचाराधीन हैं, जिसमें हत्या, डकैती, अपहरण, जबरन वसूली से लेकर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध शामिल होते हैं।
राजनीति के अपराधीकरण रोकने के आप क्या उपाय कर सकते हो, इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करते हैं कि जो राजनीति में अपराधीकरण है उसको कैसे रोका जाए। राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र व जवाबदेही का विकास करना चाहिए। जो पार्टियां हैं उनके अंदर भी लोकतंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी बन गया वही रहेगा, अंदर पार्टियों में भी लोकतंत्र होना चाहिए, उनमें भी चुनाव होने चाहिए। संविधान द्वारा राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली व कार्य व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु कानून की व्यवस्था भी करना चाहिए। जो पार्टियां हैं ना उनके अंदर भी एक विशेष कानून बनाना चाहिए। जो अपराधी राजनीतिक सक्रिय हैं उनके विरुद्ध चल रहे मुकदमों को शीघ्र निपटाने हेतु फास्ट ट्रैक न्यायालय की विशेष व्यवस्था। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ कोई भी केस या मुकदमा दायर है किसी भी न्यायालय में, तो फास्ट ट्रैक न्यायालयों के अंदर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनके मुकदमे का फैसला हो जाए। यदि वो सजा हो जाती है तो वो चुनाव से बाहर हो जाए। त्वरित न्यायिक निर्णयों द्वारा अपराधी तत्वों को चुनाव लड़ने में प्रतिबंधित करना, कानून में वांछित संशोधन एवं परिवर्तन कर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तत्वों में चुनाव लड़ने पर क्या लगाना, प्रतिबंध लगाना। निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष व पारदर्शी गठन। वैसे तो हमारे देश में है व्यवस्था, फिर भी इसी के अंदर जो भी खामियां हैं उन्हें आप सुधार सकते हैं। 6 नंबर बिंदु, निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष व पारदर्शी गठन। जिनके खिलाफ 2 या 2 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं उनको चुनाव लड़ने पर क्या लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। यानी ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर अपराध के 2 या 2 से अधिक मामले दर्ज हैं उनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। उन राजनीतिक दलों पर जुर्माना एवं दंड लगाने का प्रावधान हो जो अपराधियों को टिकट देते हैं। यानी कोई भी राजनीतिक दल किसी भी अपराधी को यदि टिकट दी जाती है तो उसके ऊपर भी जुर्माना का प्रावधान होना चाहिए। नोटा जो आजकल वोटों में आने लगा गए ना, उनमें से कोई नहीं। जैसे आप वोट डालने अभी जो अपने चुनाव हुए हैं पंचायती राज के, इसमें भी सब में नीचे लास्ट का उम्मीदवार नोटा आता है। आपको जो भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता है तो उनमें नोटा डाल सकते हैं, नोटा को। भविष्य में प्रभावी ऑनलाइन निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए रिपोर्ट आई है NN वोरा समिति का रिपोर्ट, जो राजनीति के अंदर अपराधीकरण की एक रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट क्या है उसको हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। कौन सी रिपोर्ट है? NN वोरा समिति रिपोर्ट का सार है, केवल सार। भारतीय राजनीति के अपराधीकरण की गंभीरता की जांच पड़ताल व अध्ययन हेतु शासन द्वारा NN वोरा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। यानी जो अपने राजनीति के अंदर जो अपराध बढ़ रहा है उसकी जांच के लिए, उसके अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम था NN वोरा समिति। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में माफिया नेटवर्क एक समानांतर सरकार चला रहा है। यानी सरकार के बराबर एक माफियाओं का नेटवर्क चल रहा है। शासकीय मशीनरी व राज्य तंत्र हाशिए पर कर दिया गया है। भारतीय मतदाता की देखो उदासीनता, जो भी वोटर उदासीन रहता है। अगंभीर व भाव शून्यता की प्रवृत्ति में अभिवृद्धि, कि हमारा वोटर उदासीन है, अगंभीर है और भाव शून्य, इस वजह से ये एक माफिया नेटवर्क चल रहा है। ये माफिया गिरोह के स्थानीय नेताओं से संरक्षण प्राप्त होने पर उन्होंने गैर कानूनी रूप से लाभ प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है। कालांतर में माफिया राजनेताओं का क्या होता है, द्विगठबंधन त्रिगठबंधन में बदल गया। पुलिस अपराधी और राजनेताओं का गठजोड़ भारतीय लोकतंत्र को दीमक की तरह चाट रहा है। किसका गठजोड़? पुलिस का, अपराधी का और राजनेताओं, तीनों मिलके जो हमारे भारत की जो लोकतंत्र है, जिस तरह से दीमक लकड़ी को खा जाती है धीरे धीरे करके, पूरी लकड़ी को नष्ट कर देती है, ठीक उसी तरह से पुलिस, अपराधी और तीसरा कौन है? राजनेता, तीनों मिलकर एक हमारे भारत के लोकतंत्र को दीमक की तरह खा रहे हैं। सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को
मिटाकर राजनीतिक व्यवस्था को अपराधीकरण से बचाना भारतीय चुनावी राजनीति की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। न्यायपालिका है, पुलिस, निर्वाचन आयोग, नौकरशाही की निष्पक्षता एवं जनता की चुनावी प्रक्रिया में ईमानदार सक्रिय भागीदारी से राजनीतिक अपराधीकरण कम हो सकता है। कोई आपसे ये पूछे कि राजनीति के अंदर अपराधीकरण कम कैसे हो सकता है, तो आप कहेंगे कि पहली बात न्यायपालिका, पुलिस, निर्वाचन आयोग, नौकरशाही की निष्पक्षता, जनता की चुनावी प्रक्रिया में ईमानदार व सक्रिय भागीदारी से राजनीतिक अपराधीकरण कम हो सकता है। ये बातें होंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ही आप चुनावी प्रक्रिया की हम बात करते हैं कि राजनीति के अंदर अपराधीकरण हर जगह जो हमारा प्रशासन है, हमारा तंत्र है, जिस तरह से न्यायपालिका है वो भी अपना काम सही करे, चुनाव आयोग भी अपने उसके अंदर ऐसे प्रावधान और अपने नियमों पे काम करे, नौकरशाही निष्पक्ष हो और जनता भी चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत ईमानदार रहे, वह निष्पक्ष सही छवि वाले बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग की बिना भय के, बिना दबाव के, बिना धन बल के चुनाव के अंदर यदि मतदान करते हैं तो उससे भी राजनीति के अंदर अपराधीकरण खत्म होता है। सबसे पहले हमने भारत की पहले राजनीति में अपराधीकरण पढ़ा हमने सारांश में कि राजनीति का अपराधीकरण क्या होता है, उसके बाद में उसकी क्यों बढ़ा, उसके उपाय और उसके बाद में NN बोरा समिति की रिपोर्ट ये हमने पढ़ी। आज हमारा टॉपिक जो भारत की राजनीति के अंदर अपराधीकरण है ये समाप्त हुआ। अगला वीडियो हमारा भ्रष्टाचार का आएगा, वो देखना। धन्यवाद।